नमस्कार, स्वागत है आपका द एसडी न्यूज में और खास करके स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम यानी कि बोलिए नेताजी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोलिए नेताजी में हम आपका परिचय कराते हैं विधायक से, सांसद से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त कोरोना के संकट में क्या कुछ कर रहे हैं और उनके जीवन से क्या कुछ जुड़ी बातें हैं जो अभी तक किसी भी समाचार चैनल ने आप तक नहीं पहुंचाया है। तो चलिए, इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद हैं आपको भारतीय जनता पार्टी से महेश पोद्दार जी। महेश जी, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका। धन्यवाद भाई साहब। महेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा और बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे गुजरा है। जैसा कि मुझे पता है कि गुमला जैसे छोटे से शहर से आप लोग आते हैं, आपका परिवार वहीं रहता था और आपके पिताजी जो है वो कपड़े का एक छोटा सा होलसेल का दुकान करते थे। उसके बाद आप जो है राज्यसभा सांसद बने। कैसे ये वक्त गुजरा, क्या कुछ हुआ उन दिनों और कैसे इस मुकाम तक आप हासिल आपने किया, ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे महेश जी। देखिए, एक बहुत टिपिकल कहानी है कि एक छोटे से गांव और वहाँ के सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए कोई बच्चा किसी भी तरह से एक छोटे व्यवसायिक परिवार में जन्म लेता है और समय, परिस्थिति, किस्मत, मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो भी समझ लीजिए, मिलजुल करके एक लंबी यात्रा शुरू होती है और वो गुमला से रांची और रांची से बेंगलोर में इंजीनियरिंग के लिए, फिर वापस रांची में मुकाम, और शुरू से ही सार्वजनिक जीवन में कुछ न कुछ करते रहने का झुकाव, लगाव, तो संस्थाओं का नेतृत्व करना, फिर पार्टी के साथ में जुड़ना और पार्टी के प्रति लगन से काम करते रहना और फिर पार्टी के द्वारा अचानक एक अवसर दिया जाना और राज्यसभा का सदस्य बन जाना। एक बहुत रोचक और अच्छी यात्रा रही, सुखद अनुभव रहे और मैं समझता हूँ जिंदगी से मैं कोई कुछ शिकायत नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि राज्यसभा सांसद बनने के साथ ही आप लगातार जो है कई मुद्दे पर मुखर तरीके से आपने बात रखी और कई ऐसे महत्वपूर्ण झारखंड में आपने उठाए भी हैं। बीजेपी की सरकार रही तब भी आप कई मुद्दों को लेकर के बोलते रहे। अब जो है हेमंत की सरकार है, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा महेश जी कि आपको बीजेपी सरकार और हेमंत सरकार में इस वक्त क्या कुछ अंतर दिख रहा है। देखिए, हेमंत जी की सरकार अभी नहीं है, कुछ ही महीने हुए हैं और उसके आने के तुरंत बाद में कोरोना संकट चालू हो गया, तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें बहुत कुछ काम करने का मौका नहीं मिला है और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि सबसे बड़ा दायित्व उनके ऊपर में है, वो है कि आज के दिन में समाज के सारे वर्गों को साथ में लेके चलने का। और चूंकि हम काफ़ी इस कोरोना संकट ने एक दो चीज़ काफ़ी प्रमुखता से उभारा है, वो है प्रवासियों की समस्या। हमारी जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी, उस अनुपात में हम नौकरी के अवसर या स्वरोजगार के अवसर उतने अधिक नहीं क्रिएट कर पाए, जिसके कारण ये प्रवासी की समस्या हम देख रहे हैं। हम गर्व भी कर सकते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे एक बहुत छोटी जगहों से निकल करके और बड़े बड़े शहरों में जाके काम कर रहे हैं, ये गर्व भी कर सकते हैं। लेकिन ये गर्व करने का विषय नहीं होना चाहिए। हमें इस पर अफसोस करना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को पिछले 2-4 पीढ़ियों से क्या दिया है। उनको ये रोजगार करने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए उन्हें क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। तो अभी हेमंत जी की सरकार का जहाँ तक सवाल है, अभी तक कोई बहुत बड़ा कदम या क्रांतिकारी कदम या बदलाव वाला कदम तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि रोजगार की बातें जो होती आ रही है, ये सरकारें प्राय बात करती है, लेकिन जो ज़मीन पे काम दिखना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। इस बात का तो मलाल अवश्य है मुझे कि हम इस अवसर को, इस ट्रेजेडी को एक अवसर में कैसे बदल सकते हैं, इसके लक्षण अभी तक दिखे नहीं दिखे। अच्छा महेश जी, जैसा कि मुझे याद है आपने राजधानी में नाली के मुद्दे और बिजली के मुद्दे को काफी उठाया था। क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा हुआ है राज्य को?
देखिए अब आज के अखबारों में भी यदि आप पढ़ेंगे तो अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी भी बिजली के संकट से हम जूझ रहे हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्शंस किए गए थे कि 24/7, और आज एक किसी ने व्यंग भी किया है पब्लिक ने कि 24/7 का अर्थ वो निकालते हैं कि 24 घंटे में 7 घंटे बिजली देंगे। ये बात अलग है, लेकिन हकीकत ये है कि यदि हम राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिजली, सड़क, शहर, एक अच्छा शहर, ये सब आधारभूत आवश्यकताएं, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे भाजपा की हो या जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। जिन शहरों में इन क्षेत्रों में तरक्की की है वहाँ पे निवेश हुआ है, वहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधे लगे हैं, बाहर से लोग आके बसे हैं, उन्होंने तकनीकी लाई है, पूंजी लाई है, और यहाँ के लोगों से के श्रम से मिला जुला करके वो शहर आगे बढ़े हैं। और वो अच्छा महेश जी, जैसा कि आप नगर निगम को भी काफी मदद पहुंचाते रहे हैं, वहां हमेशा आप जो है किसी काम को लेकर के जो है वो आपका मदद जो है सबसे पहले पहुंचता है। कोरोना का संकट राज्य में बहुत है और जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि इस पर हम काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है महेश जी कि हेमंत सरकार जो है वो कोरोना को लेकर के एक्टिव है और काम बढ़िया कर रही है झारखंड में? देखिए, कोरोना के 2-3 एस्पेक्ट है। नगर निकाय जो है वो तीसरी सरकार है, और बहुत खुशी की बात है कि कुछ वर्षों पहले अपने भारत के संविधान में संशोधन करके उन्हें बहुत सारी स्वायत्तता दी गई थी और बहुत सारे दायित्व उनको दिए गए थे, और जनता के सबसे नजदीक वही सरकार होती है। मेरा तो मानना है कि हमारा सबसे पहला और अधिक जिम्मेवारी जो सरकार की होती है बस वहीं से शुरू होती है। लेकिन दुखद है कि हमारे नगर निगम के पदाधिकारी, चुने गए जनप्रतिनिधि, उन्होंने बार बार कहा कि हमें भागीदारी दीजिए, हमें कुछ मदद कीजिए, क्योंकि नगर निगम की खुद की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं। तो उनकी बहुत मांगों के बावजूद उनको सहायता नहीं मिली, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी वो लाचार बेबस थे। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसे सराहा नहीं जा सकता। अच्छा महेश पोद्दार जी, एक प्रमुख अब मुद्दे पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब आपको वोकल बनने की बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी लोकल से वोकल बनिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड में अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूर जो है वो आ रहे हैं और आएंगे, ऐसे में इन्हें वोकल बनाने को लेकर के आपका क्या राय है? क्या लगता है ये कैसे वोकल बन सकते हैं? देखिए साहब, ये प्रवासी मजदूर की समस्या, इनको वोकल बनाने की समस्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्य की जनता को वोकल होना होगा। राज्य की जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना पड़ेगा। सरकारों के अरबों रुपए नीचे तक पहुंचते हैं, और वो अगर या बहुत सारी योजनाएं बनती है उसका ठीक से उसको लागू नहीं होते हैं, और उनके जो सुविधाओं उन तक नहीं पहुंचते हैं, उसके बीच में सारा कुछ उनको दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। और एक अधिकारी और शासक वर्ग की मानसिकता से भी यदि लोग काम करते हैं तो इसके लिए वोकल होने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ मोदी जी की सोच को, जिन्होंने डीबीटी के माध्यम से कम इतना तो कर दिया कि देश के करोड़ों लोग के पास में सीधी कोई न कोई व्यवस्था हमारी है। जो भी मदद हम देना चाहेंगे वो सीधी हम दे भी रहे हैं। और से उदाहरण के स्वरूप हम आप सब देख रहे हैं कि ये क्राइसिस जब शुरू हुई तो उसके सबसे पहली जो किस्त जो दी गई जनधन खातों में महिलाओं को, विधवाओं को, तो वो वहाँ से सीधे डीबीटी के माध्यम से गई, जो उन तक पहुँची। और वो अखबारों में भी आता था कि महिलाओं के लिए 500 रुपये कितना महत्व का था, कि वो बैंकों में लगी भीड़ से पता चलता है कि उनकी कितनी बड़ी आवश्यकता ये पूर्ति हो रही थी। तो ये सही है कि इनको वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वोकल नहीं होंगे तब तक इनका हक इनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से इस वक्त ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक
झारखंड में राजनीति जो है वो उसका पारा, उसका ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गया है। क्या आपको नहीं लगता महेश जी कि हेमंत सोरेन ने ये करके अपने प्रवासियों मजदूरों का दिल जो है वो जीत लिया है, और ये हवाई सफर करवाने वाला, चप्पल पहनकर हवाई जहाज में बैठाने वाला राज्य हेमंत सोरेन जो है उन्होंने बना लिया है। इससे हेमंत सोरेन को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, आज या कल, मेरे ख्याल से कल बम्बई से एक दूसरा प्लेन आया जो नेशनल लॉ स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने अपने चंदे से भेजा था। तो इसकी चर्चा मीडिया में भी नहीं हो, बहुत छोटी सी खबर छपी। लेकिन इसके पहले जो पहला प्लेन आया था उसकी खबर बहुत जोरों से छपी और क्लेम किया गया कि ये सरकार ने किया है, जबकि हकीकत ये थी कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, सिवाय इसके कि जो यात्री आएंगे उनको अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था तो आपको करनी ही थी, जो कि आपके प्रोटोकॉल में भी था, ये आपका दायित्व था। लेकिन ऐसी चर्चा हुई जैसे कि प्लेन की व्यवस्था इन्होंने की है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब सिंबॉलिज्म है। अंडमान निकोबार से कोई भी यात्री आता है तो चाहे वो हवाई चप्पल पहने या सूट बूट पहने, उसको हवाई जहाज से ही यात्रा करनी पड़ती है। हवाई चप्पल से यात्रा करने का कंसेप्ट जब आया था तो आप याद करें किस समय आया था, जबकि छोटे छोटे शहरों से हवाई यात्रा चालू हुई थी। उस संदर्भ में बोला गया था कि 1000 रुपये में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा करेंगे। दुर्भाग्य से इस स्कीम, जो उड़ान स्कीम जो थी, उसका कोई भी फायदा झारखंड में नहीं पहुंचा। कोई भी एयरपोर्ट यहाँ पे चालू नहीं हो पाई। लेकिन अन्य राज्यों में ये योजना चालू हुई और वर्षों से चल रही है, खूब सफलतापूर्वक चल रही है। तो उस हवाई चप्पल पहनने वाले वहाँ उड़ रहे हैं। सामान्य तौर पे भी सामान्य परिवार के लोग भी अब हवाई यात्रा इतनी सुलभ हो गई पिछले NDA 1 के सरकार में, मोदी 1 के सरकार में, कि हर आम आदमी भी 1000 रुपये, 2000, 3000 में रांची से बेंगलोर की 6 फ्लाइट डेली चल रही है और भाड़ा कभी कभी 2000, 3000 रुपया हो जाता है। तो उस संदर्भ में इसको हवाई यात्रा और हवाई चप्पल को जोड़ के देखना चाहिए। केवल चंद मजदूर के लिए एक फ्लाइट ले से आ गई, उसको हम हवाई यात्रा और हवाई चप्पल से जोड़ के देखें। मैं समझता हूँ कि देखिए, मीडिया और सरकारें इस तरह का जो हाइप बिल्डअप कर देती है, इससे क्या होता है कि भ्रांतियां पैदा होती है और सही काम नहीं हो पाते और फोकस पूरे जमीन पर नहीं रहता, वो भी हवाई यात्रा करने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पूरे संदर्भ को एक परिपक्व रूप से देखना चाहिए। महेश जी, आप एक उद्योगपति के रूप में भी जाने जाते हैं और चैम्बर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस तरह से कोरोना संकट ने उद्योग पर बहुत बड़ा असर डाला है, क्या लगता है कि झारखंड में फिर से उद्योग जो है वो सशक्त हो पाएगा? देखिए, उद्योग व्यापार का एक स्वभाव है कि संकट से जूझना। कभी कभी संकट ज़्यादा हो जाता है और कभी संकट सामान्य होता है, लेकिन उससे जूझते रहना उसकी एक प्रवृत्ति है और उसकी एक आवश्यकता है। आशावान होना भी उसकी एक नियति है। मैं याद करता हूँ अपने जीवन के उन क्षणों को जबकि इमरजेंसी लगा था और हर व्यापारी भय से आतंकित रहता था कि पता नहीं कि उनकी कौन सी छोटी सी गलती हो जाएगी और कब उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये एक उसको भी लेकिन लोगों ने बहुत बहादुरी से उस कष्ट को झेला। अभी का जो कष्ट है, आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन भगवान का शुक्र है और एक सरकार की एक कड़े निर्णय का परिणाम है कि कम से कम उनका जान तो सुरक्षित है। माल में थोड़ी कमी हुई है और वो वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेहड़ी वाले थे, जो दैनिक कमाने वाले थे, जिनकी पूंजी ही 2-4 हज़ार 5,000 रुपया हुआ करती थी, और वो 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए जो लोन की सुविधा दी गई है, ये एक बहुत बड़ा कदम है वापस में उन लोगों के, वो छोटे व्यापारियों के जीवन को नॉर्मल करने के लिए, जिन्होंने केवल अपनी पूंजी समाप्त ही नहीं कर दी बल्कि कुछ न कुछ कर्जे में आ गए। तो मेरे को लगता है कि वो लोग सामान्य जीवन जिएंगे, जो सामान्य पूंजी वाले हैं, वो छोटे दुकानदार हैं, वो एक दूसरे को सहारा देते हुए, जैसे कि परंपरा रही है, आगे बढ़ जाएंगे। 2-4 महीने की बात है। अच्छा महेश जी, एक सवाल और है।
चूंकि ये सवाल थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वक्त आपसे पूछना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। झारखंड में पिछली सरकार में मोमेंटो झारखंड की खूब चर्चा हुई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि इससे राज्य को बहुत फायदा भी हुआ है। आपसे मैं ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, क्या राज्य में इसको फायदा हुआ था मोमेंटो झारखंड से, या फिर लोग जो कह रहे हैं कि बहुत पैसे का बंदरबाट हुआ था, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? जनाब, मोमेंटम झारखंड के दो पार्ट थे। एक पार्ट तो था कि अपने लोगों का विदेश में जाना, वहाँ पे निवेशकों से मिलना, उनको बताना, उनको आमंत्रण करना, और दूसरा पार्ट था कि यहाँ पे एक सबको बुलाना और सबको बुला करके दिखाना कि हमारा झारखंड क्या है, हमारी क्षमता क्या है। ये दो पार्ट थे और ये दोनों पार्ट खर्चीले होते हैं, ये सबको मालूम है। और इसमें क्या फायदा हमें मिलेगा, इसको आकलन करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं जरूर कहूँगा कि सारी दुनिया ने स्वीकार किया, देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज के दिन में ग्रोइंग है, चाहे वो अडानी हो या वेदांता ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो, सारे लोग झारखंड में आकर के उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के झारखंड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कुछ हाउसेस के निवेश भी हुए हैं, जैसे वेदांता ने यहाँ पे निवेश किया, अडानी ने यहाँ पे निवेश किया, टाटा ग्रुप ने यहाँ पे निवेश किया, ऐसे बहुत सारे निवेश हुए भी। हाँ, और विदेशों से भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन चूंकि वो झारखंड विशेष समझ लीजिए या भारत के संदर्भ में समझ लीजिए, तो बहुत कुछ यहाँ पे हम पहुँचा नहीं पाए। इसका कारण था कि यहाँ पे एक आधारभूत संरचना की कमी। लेकिन हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि आज के दिन में 30-40 हजार वो मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे रेडीमेड उद्योग में, वो इसी मोमेंटम झारखंड की देन है कि वो यहाँ पे झारखंड के अंदर में अपने घरों के पास में रह के काम कर रहे हैं। इस उपलब्धि को हम नकार नहीं सकते। लेकिन देखिए, जहाँ तक खर्च की बात है, उसमें अगर कोई अनियमितता की बात है, वो एक अलग मुद्दा है। खर्च तो होता ही है, लेकिन पूरे देश में झारखंड को जो भूल गए थे कि एज ए पॉसिबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो वापस उस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के विषय में झारखंड की भी चर्चा होने लग गई। ये भी एक तथ्य है इस मोमेंटम झारखंड के बाद में। अच्छा महेश जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना संकट से पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर के झारखंड पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे बाबूलाल मरांडी को बनाने को लेकर के, और ये सवाल जो है कोरोना के चलते धीरे धीरे जो है वो स्थिर हो गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से झारखंड में भाजपा की हार हुई है, अगर बाबूलाल मरांडी पहले शामिल हो जाते तो इसमें भाजपा को कुछ फायदा होता चुनाव से पहले? बाबूलाल जी ने अपनी एक पार्टी बनाई और उसको कई वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया और बाद में वापस पुराने घर में आ गए। आज के दिन की स्थिति ये है कि वो भाजपा के अंदर में है और सब लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। दूसरे लोग उनके साथी कहाँ गए हैं, उनके औचित्यता के बारे में कि वो किस पार्टी में है, उनका वहाँ पे मिलना जुलना जायज़ है नाजायज़ है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बाबूलाल जी इस पार्टी में आ गए हैं और जो औपचारिकताएं थी वो भी उन्होंने पूरी कर ली है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा उठा करके, उदाहरण स्वरूप सूचना आयोग में भर्ती नहीं हो पा रही है, उसमें सारे लोग खाली हुए, एक संस्था की समझ लीजिए मौत हो गई, तो ये आखिर में राजनीति का ये कौन सा रूप है कि जब वो उनको स्वीकार कर लिया गया है, बीजेपी स्वीकार कर रही है, हमारे नेता हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो उनके नेता हैं, वो खुद तैयार है, इलेक्शन कमीशन तैयार हो रहा है, तो उनको ये पद देने में क्या हर्ज है? प्रतिपक्ष नेता तो किसी न किसी को बनाएंगे ही। शायद कहीं न कहीं खुन्नस है उनको कि केंद्र में चूंकि उनकी संख्या कम है और उस संख्या के बल के कारण से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता को नहीं बनाया गया। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं वो खुन्नस यहाँ पे निकाल रहे हैं कि ये न प्रकार उनको जहाँ तक हो सके वहाँ तक देरी कर दें। लेकिन यदि विधानसभा अध्यक्ष निर्णय दे देते हैं, चूंकि इसमें बहुत विचारने का कुछ नहीं है, ये मिनटों का सवाल है, लेकिन निर्णय दे देते हैं और यदि वो निर्णय न्यायपूर्ण नहीं होगा
तो अल्टीमेटली अपनी जो व्यवस्था है, न्याय हमें कोर्ट से मिलता ही है और वो कोर्ट के द्वारा न्याय मिल जाएगा, लेकिन निर्णय तो अपना दे दें, लटका के ना रखें। जी जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका, महेश पोद्दार जी आपका, और बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, बातें बताई। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से महेश जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ इस वक्त बोलिए नेताजी में थे भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार जी, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब दिए, राजनीतिक मुद्दे पर भी मुखर होकर के बोले, हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं। उम्मीद है ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। किस तरह का सुझाव कमेंट देना चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो जरूर हमें इसमें आप सहयोग भी करें। अपने तमाम सहयोगी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।